नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष का दिन है। बात अभी चल रही है चुनावों की, तो उसी संदर्भ में उसी से जुड़े हुए मुद्दे पर बात करेंगे। गुजरात की, गुजरात चुनावों की बात नहीं कर रहा हूँ, गुजरात के चुनाव नतीजों की भी बात नहीं कर रहा हूँ। चुनाव परिणाम क्यों ऐसे आए, कैसे आए, उस पर भी चर्चा नहीं। क्यों गुजरात के लोग पिछले 32 साल से कांग्रेस को नकार रहे हैं और बीजेपी को अपना रहे हैं? आखिर कुछ तो होगा। ये केवल जो है चुनावी प्रबंधन नहीं हो सकता, ये केवल भावनाएं भड़का कर नहीं किया जा सकता। उसके पीछे का मर्म समझे बिना ये समझ में नहीं आएगा कि 32 साल से लगातार कोई एक पार्टी कैसे जीत रही है। मैं 1990 से बात कर रहा हूँ, जब चिमन भाई पटेल की जनता दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन की सरकार बनी थी 1990 में। तब से बीजेपी कोई चुनाव हारी नहीं है। और याद रखिए 1985 में जब माधव सिंह सोलंकी मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी 149 सीट जीती थी, तो उसमें और बहुत सी बातें कही जाती हैं, लेकिन लोग शायद भूल जाते हैं कि 85 का चुनाव, 84 का लोकसभा और 85 के विधानसभा चुनाव अलग अलग राज्यों में जो हुए, वो सब इंदिरा गांधी की सहानुभूति की लहर में हुए थे। और उससे पहले 81 में खाम आ चुका था। खाम यानी KHAM, ये माधव सिंह सोलंकी की सोशल इंजीनियरिंग थी। के क्षत्रिय गुजरात में OBC में आते हैं। OBC की सभी लगभग 136 जातियां इस के को रिप्रेजेंट करती थी। और दूसरा H उस समय दलितों को हरिजन कहा जाता था। A आदिवासी के लिए और M मुसलमानों के लिए। तो ये कॉम्बिनेशन बनाया था कांग्रेस पार्टी ने, जो ट्रेडिशनली सवर्णों की और एलिट की पार्टी थी, उसको तोड़कर ये। और उसमें सबसे बड़ा धक्का लगा पटेल समुदाय को। उनको सत्ता के पूरे उससे बाहर कर दिया गया। ये बात उनको बर्दाश्त नहीं हुई। और 1985 में इतना बड़ा मैंडेट मिलने के बाद माधव सिंह सोलंकी ने लागू किया 27% आरक्षण OBC के लिए। पूरे गुजरात में जातीय दंगे हो गए और कांग्रेस पार्टी ने इन जातीय दंगों को रोकने के लिए इनको बदला सांप्रदायिक दंगों में, जिससे जातीय वैमनस्य कम हो सके और सांप्रदायिक स्वरूप ले ये अगर दंगा, तो उसको बड़ा स्वाभाविक रूप में देखा जाएगा। तो बात यह है कि गुजरात का मन घायल था और वो घायल किया है कांग्रेस पार्टी ने। और शुरुआत इसकी आज़ादी से पहले 1946, जब डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल दी थी मुस्लिम लीग ने, जिन्ना ने, और कलकत्ता में 16 अगस्त को सोहरावर्दी ने जब कत्लेआम कराया था, उसके बाद अक्टूबर में वो हिंसा पहुंची गुजरात। अक्टूबर में उस समय दंगे हुए। उसके बाद सबसे भयंकर दंगा हुआ गुजरात में 1969 में अहमदाबाद में। जगन्नाथ मंदिर पर हमला हुआ, पथराव हुआ, साधुओं पर हमला हुआ। इससे शुरुआत हुई दंगों की और उसमें करीब 1100 लोग मारे गए। 10 दिन से ज़्यादा समय तक कर्फ्यू रहा। और जो लोग मोदी की आलोचना करते हैं, 20 तारीख को दंगे शुरू हुए और सेना 23 तारीख को बुलाई गई, जो सेना वहीं अहमदाबाद में मौजूद थी। इसके बावजूद सेना नहीं बुलाई गई, 3 दिन बाद बुलाई गई। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और 1987 से 1991 के बीच में 4 सालों में गुजरात में 106 दंगे हुए। तो गुजरात दंगों का प्रदेश था। हिंदू मुस्लिम दंगों के लिए जाना जाता था। किसी भी गुजराती से पूछ लीजिए, पुराने लोगों से, वो आपको बताएंगे कि हर साल छोटे मोटे 2-3 दंगे होते थे। हर 2 साल पर एक बड़ा दंगा होता था। साल में 365 दिन में से 200 दिन कर्फ्यू रहता था। और गुजरात के लोगों की मानसिकता को समझिए। ये बड़े धर्मपरायण लोग हैं। ये अपने धर्म को अपनी छाती से लगा कर रखते हैं, अपनी संस्कृति को भी अपनी छाती से लगा कर रखते हैं। इस पर हमला होता है तो बर्दाश्त नहीं करते। वैसे बड़े शांतिप्रिय हैं। दूसरे क्राइम जो है, वाइट कॉलर क्राइम होता है गुजरात में, बाकी जो क्राइम है गुजरात में नहीं होता है। हालांकि वो क्राइम भी गैंगस्टर्स का जो है वो कांग्रेस पार्टी लेकर आई। आपको याद होगा लतीफ़ जो गैंगस्टर था, माफिया था, उसको किस तरह से प्रोटेक्शन प्राप्त था कांग्रेस पार्टी का।
तो नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस ने इस बात को समझा कि गुजरात के हिंदुओं का मन आहत है, इसका उपचार करना पड़ेगा। इसका उपचार किए बिना परिस्थिति बदलेगी नहीं, इसका उपचार किए बिना कोई सूरत बदलेगी नहीं। चुनावी फ़ायदा नुकसान तो बात की बात थी, चुनावी फ़ायदा तो इसमें उससे होना ही था, लेकिन केवल चुनावी फ़ायदे की दृष्टि से ये नहीं किया गया। इसका मकसद बड़ा था, इसका मकसद था आहत हिंदू मन का उपचार करना, उसको आश्वस्त करना। अभी इसी चुनाव के दौरान 25 या 26 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान आया। किसी सभा में उन्होंने कहा कि 2002 के दंगाइयों को सबक सिखा दिया गया। उसको लेकर एक आईएएस अधिकारी चुनाव आयोग के पास गए कि जो है ये एक समुदाय के खिलाफ है। अब ये मानसिकता जो है ना, यही कांग्रेस की मानसिकता है, जो अभी तक समझ नहीं पाई है कि रोग क्या है और उसका निदान क्या हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान हिंदुओं को आश्वस्त करने के लिए, मुसलमानों को डराने के लिए नहीं, मुसलमानों को कोई धमकी देने के लिए नहीं, हिंदुओं को आश्वस्त करने के लिए है कि हम हैं और डरने की ज़रूरत नहीं है, डर कर जीने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की हिमाकत, इस तरह की हरकत फिर कोई नहीं करेगा, क्योंकि 2002 के दंगे की बात आती है तो गोधरा कांड भी याद आता है, पहले याद आता है। और गोधरा कांड को सेकुलर लोग इस देश के भूल सकते हैं, भुलाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मानस उसको भूल नहीं सकता। हर ऐसी हिंसा का एक क्लोजर ज़रूरी होता है, उसका शमन ज़रूरी होता है। जब तक वो नहीं होता तब तक घायल मन जो है उसके हिसाब से रिएक्ट करता है। आप देखिए कि पिछले 20 साल में, 2002 से 20 साल से ज़्यादा हो गए, अभी फरवरी में अगले साल जो है 21 साल हो जाएंगे, गुजरात में एक भी दंगा नहीं हुआ। तो वही गुजरात के लोग हैं, वही परिस्थितियां हैं, वही सब कुछ है। हिंदुओं की आबादी वही है, मुसलमानों की आबादी वही है। आखिर क्या वजह है कि दंगे रुक गए? ये होता है पॉलिटिकल विल से। जब सत्ता में बैठा हुआ, जो शीर्ष पद पर बैठा हुआ है, उसके बारे में ये धारणा बन जाए कि किसी गलत काम को होने नहीं देगा, और अगर हो गया तो जो करने वाले हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, तब इस तरह का परिवर्तन आता है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, पता ही है कि गुजरात के लोग उद्यमी हैं, व्यापार धंधा ये उनके लिए प्रमुख चीज़ है, और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कानून व्यवस्था, शांति की स्थापना। कानून व्यवस्था अगर नहीं है तो व्यापार किसी समुदाय से हो, किसी जाति से हो, सबका प्रभावित होगा, सबको नुकसान होगा, किसी को कम होगा, किसी को ज़्यादा होगा। तो ये जो परिस्थिति चली आ रही थी कांग्रेस के राज में 1985 तक जो चली, उसमें बदलाव ऐसे नहीं आ गया। इसमें बदलाव इसलिए नहीं आ गया कि 1990 में रथ यात्रा जो है सोमनाथ से शुरू हुई, लाल कृष्ण आडवाणी की, और बीजेपी अयोध्या आंदोलन में शामिल हो गई, उस मुद्दे का भी योगदान है। लेकिन ये लंबी तपस्या है संघ और भाजपा की, गुजरात का माहौल बदलने की, गुजरात के लोगों को आश्वस्त करने की। और जो काम माधव सिंह सोलंकी के समय हुआ था, जिसको हितेंद्र देसाई और चिमन भाई पटेल, जो कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री रहे, उन लोगों ने किया था, उसको बदलने की कोशिश हुई। वो है जातीय विद्वेष। कांग्रेस ने जो खाम बनाया है अपना, वो जातियों को लड़ाकर, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके, इसीलिए जातीय दंगे हुए, उसका विरोध हुआ। मोदी ने जो किया, संघ ने जो किया, भाजपा ने जो किया, वो सबको जोड़कर आज आप देखिए कि गुजरात में आदिवासियों के लिए जो सीटें आरक्षित हैं, उनकी संख्या है 27, उसमें से 23 बीजेपी जीती है। दलितों के लिए जो सीटें आरक्षित हैं, अनुसूचित जाति के लिए 13 सीटें हैं, उनमें से 11 सीटें बीजेपी जीती है। जो ओबीसी के प्रभाव वाले इलाके हैं, ऐसी 58 सीटें हैं करीब, उनमें से 48 सीटें बीजेपी जीती है। तो आदिवासी समाज, दलित समाज, पिछड़ा वर्ग में, वो चाहे क्षत्रिय हो, कोली हो या फिर दूसरी जातियों के लोग हों, इन सबको जोड़ने के साथ साथ पाटीदार और सवर्णों को अलग नहीं होने दिया। ये बड़ी बात है।
ये जो सामाजिक समीकरण बनाया है भारतीय जनता पार्टी में, इसमें समाज का कोई वर्ग बाहर नहीं है। मुसलमान को जितनी सुविधा गुजरात में है, देश के और किसी राज्य में नहीं है। मुसलमानों के लिए व्यापार में, उद्योग धंधे में काम करने की जैसी छूट गुजरात में है, किसी राज्य में नहीं है। सरकारी नौकरियों की बात करें तो उनका रिप्रेजेंटेशन जो है उनकी आबादी से ज़्यादा है। पुलिस में उनकी संख्या उनकी आबादी के अनुपात में ज़्यादा है। तो इसलिए समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको शिकायत हो। देखिए, ये कि सड़क खराब है और पानी कम आया या बिजली में समस्या हो गई, महंगाई हो गई, ये सब बातें जो है ये लोग बर्दाश्त करने को तैयार हो जाते हैं अगर उनकी ज़िंदगी की सुरक्षा की गारंटी हो, अगर उनको लगे कि उनका जीवन सुरक्षित है, उनके बच्चों का, उनके परिवार के लोगों का जीवन सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी ने वो भावना पैदा की है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार गुजरात के लोग जुड़े हुए हैं। इसके बरक्स कांग्रेस को देखिए, चाहे सांप्रदायिक मामला हो, चाहे जातीय मामला हो, कांग्रेस विभाजन से आगे बढ़ना चाहती है। भाजपा जो है वो जोड़कर आगे बढ़ना चाहती है। गुजरात के विकास में नर्मदा बांध की बहुत बड़ी भूमिका है। गुजरात वासियों के लिए, खासतौर से सौराष्ट्र और आसपास के इलाकों के लिए, फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश के भी इलाकों के लगे हुए इलाकों के लिए नर्मदा बांध का पानी एक तरह से जीवनदायी है। उस परियोजना को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर से षड्यंत्र हुए। उसमें शामिल मेधा पाटकर, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से पैसा ले रही थी, उनका समर्थन ले रही थी इस परियोजना को रुकवाने के लिए, उनके बारे में गुजरात के किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए आप, अगर वो गुजरात में चली जाए तो पब्लिक मीटिंग में तो क्या हाल होगा पता नहीं। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में उनको ट्रॉफी की तरफ पेश करते हैं। ये है कांग्रेस की मानसिकता, जिसके कारण वो गुजरात के लोगों के मन से उतर गई है। 17 सीटों पर आ गई है गुजरात में कांग्रेस, जो एक समय उसका गढ़ हुआ करता था, जहां वर्चस्व था। ऐसी सीटें थीं वहां पर गुजरात में, खास तौर से आदिवासी इलाकों में, दलित बहुल इलाकों में और ग्रामीण इलाकों में, जिनमें माना जाता था कि यहाँ कांग्रेस को कभी हराया ही नहीं जा सकता। उन सब लोगों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विश्वसनीयता है, वो विश्वसनीयता किसी आश्वासन पर या किसी धमकी से या किसी डर से नहीं बनाई गई, वो बनी है डिलीवरी से, कि जो कहा वो करके दिखाया। उसमें कमी हो सकती है, 100 कमियां निकाल सकते हैं कि ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ। कांग्रेस के लोग और भाजपा के विरोधी जो है वो कभी कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट लेकर घूमते हैं कि देखिए गुजरात का नंबर इसमें तो यहाँ है। वहाँ के लोगों को देखिए, वो रिपोर्ट के आधार पर आपको वोट नहीं मिलेगा। हर चुनाव, जब भी गुजरात में लोकसभा का चुनाव आए, विधानसभा का चुनाव आए, अचानक कई संस्थाएं, कई एनजीओ जो है सक्रिय हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अलग अलग मीडिया समूहों में खबरें, लेख छपने लगते हैं मोदी के विरोध में, गुजरात के विरोध में, भारत के विरोध में। ये सिलसिला जो है, और कांग्रेस उनको हवा देती है, कांग्रेस उनको अपने समर्थन में इस्तेमाल करती है, बिना ये समझे हुए कि इसका गुजरात के लोगों के मन पर क्या असर होने वाला है, गुजरात के लोग इसको किस तरह से देखते हैं। गुजरात में कांग्रेस का जो क्षरण है, जो उसका गिरना है, वो आप देखिए कंटिन्यूअस है। 2017 को छोड़ दीजिए, जब उसकी सीटें बढ़ गई थी, लगातार वो नीचे जा रही थी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। एक बात समझने की है कि ये सवाल उठाया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में इतनी सभाएं क्यों करते हैं, इतनी रैलियां क्यों करते हैं। चुनाव ऐसा समय होता है जब मतदाता आपकी बात सुनने के लिए तैयार होता है। उस समय केवल बीजेपी गुजरात में उपस्थित होती है, कांग्रेस अनुपस्थित होती है। उसका फ़ायदा भी बीजेपी को मिलता है। लेकिन कुल मिलाकर जो है परिस्थिति जो बनी है, जो बदलाव आया है गुजरात में, वो गुजरात के लोगों के धर्म और संस्कृति की सुरक्षा की जो गारंटी उनको नज़र आती है बीजेपी के रहते, मोदी के रहते,
वो उनको लगता है कि और किसी पार्टी के रहते नहीं मिल सकती है। इसलिए आम आदमी पार्टी की तमाम कोशिशों, अरविंद केजरीवाल के तमाम दावों, इन सब के बावजूद आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस कुल मिलाकर ये रही कि लगभग 13.25% वोट और 5 सीटें आई हैं। और ये 5 सीटें भी दूसरी जगहों से जो लोग आए थे, अपने इलाके के जानने वाले, प्रभाव वाले लोग थे, उनके कारण आई है। आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसका कोई वैचारिक आधार नहीं है, इसलिए उसकी कोई ऐसी स्थायी पहचान नहीं है। वो हर राज्य में जाकर उसका एक ही नारा होता है कि मुफ्त में ये देंगे। तो आप देखिए कितने राज्य चले गए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, गोवा, उसके अलावा हरियाणा, गुजरात, जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी गई उसके ज़्यादातर 80 से 90% उम्मीदवारों की ज़मानत जब्त हुई है। गोवा में 2 सीटें मिली हैं उसको और गुजरात में 5 सीटें मिली हैं। इसके अलावा कहीं सीटें मिली नहीं। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी को कामयाबी कैसे मिली, क्यों जीती, कैसे सरकार बनी, उस पर फिर कभी बात करेंगे। उसके कारण हैं और उस तरह का जो परिस्थिति उस तरह की है, वो मैंने पहले एक वीडियो में कहा था किसी और राज्य में नहीं है। तो गुजरात में ये जो परिवर्तन हुआ है मोदी और भाजपा और संघ की मिलीजुली कोशिश से, वो परिवर्तन स्थायी रूप ले चुका है। आप इसे कह सकते हैं एक नए खाम का उदय हुआ है। खाम तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि खाम विभाजनकारी है। ये जो नई सोशल इंजीनियरिंग हुई है, ये सर्वसमावेशी सोशल इंजीनियरिंग है। ये जो समाज में जाति के आधार पर, जातीय अस्मिता के आधार पर लोगों को लड़ाने बांटने की कोशिश होती है, उसको चुनौती देने वाली राजनीति है, जिसका प्रदर्शन बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में भी किया। उत्तर प्रदेश में अभी गुजरात जैसा समीकरण उस तरह का उतना बड़ा बन नहीं पाया, लेकिन बहुत बड़ा बन गया है, जो उत्तर प्रदेश में आज से पहले कभी बना नहीं था। और आप देखिए उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन के जो नतीजे आ रहे हैं, वो इसे और संकेत कर रहे हैं कि बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गुजरात की तरह उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी सर्वसमावेशी पार्टी बनने के रास्ते पर है। तो गुजरात पूरे देश के लिए, पूरे देश के राजनेताओं के लिए, राजनीतिक पार्टियों के लिए एक उदाहरण है। आप मोदी को गाली देते हो, बीजेपी की आलोचना करते हो, करते रहें, लेकिन आप देखें कि ये बदलाव जो है, इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ और उसका असर देखिए समाज पर, देश की तरक्की पर, राज्य की तरक्की पर, उस पर क्या असर पड़ रहा है। तो अपने दुश्मन, अपने विरोधी की भी अच्छी बातें सीखनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि गुजरात के लोगों के मन में इस समय जिस तरह की शांति है, आश्वस्ति का भाव है, सुरक्षा का भाव है, इससे पहले कभी नहीं रहा है। तो इसलिए कहता हूँ कि जो कंस्ट्रक्टिव सोच, सकारात्मक सोच है, वो समाज में बड़े परिवर्तन आती है। राजनीतिक परिवर्तन स्थायी हो ये ज़रूरी नहीं है, अक्सर नहीं ही होता है, लेकिन जो सामाजिक बदलाव होता है वो धीरे धीरे होता है और वो स्थायी होता है। गुजरात में बीजेपी ने ये करके दिखाया है। अब वो देश के स्तर पर इसको करने की कोशिश है, प्रयास है। अगर बीजेपी सफल होती है तो भारत को विश्व शक्ति और विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।